बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन सीरीज़ हम कर चुके, ऑक्सीजन सीरीज़ का पार्ट 2 ये चल रहा है। कौन कौन से टॉपिक हम करने जा रहे हैं? ऑक्सीजन सीरीज़ पार्ट 2। कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसके अंदर? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, और फाइनली ऑक्साइड्स क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, जिसमें 4 क्लासेस हैं ऑक्साइड्स की। नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, और जो है वो सुपर ऑक्साइड्स हैं, सब ऑक्साइड्स हैं, पर ऑक्साइड्स हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ये मत भूलिएगा, और इसका फॉर्मूला O2 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो जहन में अटक रही थी। ऑब्वियस सी बात है, इंसान हो भाई, हमें लेक्चर बनाने पड़ते हैं, पहले पूरा लेक्चर बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके हम वीडियो शूट करते हैं। ऐसे तो मुंह उठा के नहीं आ जाते ना, पहले लेक्चर तैयार होते हैं, रिसर्च होती है, ठीक है, पेपर्स खंगालते हैं, बुक्स खंगालते हैं, वेबसाइट्स खंगालते हैं, और पूरा लेक्चर बनाने के बाद फिर यहाँ आपके सामने खड़े होते हैं। तो कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही थी, वो आपसे शेयर करूँगा जब ऑक्साइड्स वाला टॉपिक मैंने लिया। बहरहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है ये हम ले लेते हैं अभी। ऑक्सीजन गैस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? पहले भी मैंने बताया था, चीज़ें हो, इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, कुछ भी हो, हर चीज़ के 2 किस्म के खवास होते हैं। प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, खसूसियात होती हैं। ज़ाहिरी खसूसियात जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ जाती हैं, आसान सी बात है, और बातिनी खसूसियात जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती। वो खसूसियात जो जिसके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं, वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो कहीं अंदर छुपी हुई होती हैं, तो वो बातिनी खसूसियात होती हैं, उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। समझ में आ गई बात? वो तो किसी एक्सपेरिमेंट या तजुर्बात के नतीजे में ही आपको पता लगेगा। किसी इंसान को ले लीजिए, ज़ाहिरी तौर पे तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा होगा आपको, जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, बड़ा अच्छा नज़र आ रहा होगा भाई, लेकिन बातिनी तौर पर क्या मामला है ये आपको थोड़ी ना पता है। तो अल्लाह को पता है, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। दूसरों पे क्यों रखें, अपने ऊपर ही बात करें ना। पहले सबसे पहले तो इंसान को अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिरी खसूसियात हम इस ऑक्सीजन गैस की देखने जा रहे हैं। कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, हमें चीज़ें कलर्ड नज़र आती हैं, जिनका कलर हो वो हमें नज़र आती हैं। इसी कलरलेस है, इसीलिए नज़र भी नहीं आती। ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल भी नहीं है कि आप फील कर लें इसको सूंघ के। और टेस्टलेस है, इसका कोई जायका भी नहीं है कि आपको आपकी ज़बान बता दे कि भाई ये ऑक्सीजन है। तो ना आपकी नाक भी नहीं बता सकती कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, ना आपकी ज़बान बता सकती है, और ना आपकी आंखें बता सकती हैं, क्योंकि ये नज़र भी नहीं आती, कलर भी नहीं है इसका। ये न्यूट्रल है, ये क्या है? न्यूट्रल है। मोइस्ट यानी कि गीला। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, पेपर है भाई, कागज़ है। काम क्या है इसका? आम कागज़ से हटके क्यों है? इसको समझने के लिए आप एसिड्स को समझ लीजिए कि एसिड्स जो तकरीबन हैं वो भी बेचारे कलरलेस हैं, पानी जैसे हैं। अगर आपके सामने पानी और एसिड रख दूँ ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पानी है या एसिड है। कोई भी आपके साथ जो है वो, अल्लाह ना करे, सीन कर सकता है, लो भाई एक गिलास पानी पी लो, और वो है एसिड, आपने पी लिया और आप अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ना करे।
तो केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट होगा वो बोलेगा भाई 1 मिनट पानी है, हाँ ठीक है चेक कर लूँ ज़रा। आपने अपने बैग में से स्ट्रिप्स निकाली, पेपर स्ट्रिप्स, ठीक है। एक जो है वो रेड कलर की स्ट्रिप है, एक जो है वो ब्लू कलर की स्ट्रिप है। आपने रेड कलर की स्ट्रिप उसमें जब डाली तो ये ब्लू नहीं हुई, ये ब्लू नहीं हुई। इसका मतलब वो बेस नहीं है, क्योंकि ये जो लिटमस पेपर है हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कि आया ये बेस है या एसिड है। ये दोनों कैटेगरीज हैं केमिकल्स की। तो बेस तो नहीं है, क्योंकि रेड स्ट्रिप जब आपने डाली उसमें तो वो ब्लू नहीं हुई, तो ये बेस तो नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गई। जब आपने ब्लू स्ट्रिप इसके अंदर डाली तो वो रेड हो गई। जैसे ही आपने ब्लू स्ट्रिप उसके अंदर डाली वो रेड हो गई। आप फौरन अलर्ट हो गए, पिस्टल निकाला और बोला हाथ ऊपर कर दो। पानी की जगह मुझे एसिड पिलाने आ रहे थे, मुझे क्या पागल समझते हो? मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ भाई, मुझे पता है ये पानी नहीं है, एसिड है। क्योंकि इस ब्लू लिटमस पेपर की पहचान ही है कि ब्लू लिटमस पेपर को जिस केमिकल में डालें, अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो समझ जाइए वो एसिड है। रेड खतरे का निशान है, समझ जाइए। तो और अगर तीसरा केस ले लेते हैं, वो जो आपने रेड स्ट्रिप डाली वो ब्लू नहीं हुई, मतलब बेस भी नहीं है, ठीक है। और ब्लू स्ट्रिप जो है वो उसमें डाली आपने, वो रेड भी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या है? वो चीज़ जो कि ना एसिड है ना बेस है। एसिड और बेस दोनों ही खतरनाक चीज़ें, दोनों ही को पीने से आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं। बहरहाल कुछ एसिड और बेस ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी खुराक का हिस्सा भी हैं, ठीक है। इनमें ज़्यादातर एसिड्स हैं, ये एक अलग बहस है। तो ये मॉइस्ट का मतलब होता है गीला, वेट। लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर गीले, पहले लिटमस पेपर को आप गीला करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो गैस है, ठीक है। तो वो आसानी से उसके साथ इंटरेक्ट पेपर के साथ होगी नहीं भाई, ठीक है। तो जब लिटमस पेपर को आप गीला कर लेंगे थोड़ा सा, अब उसके साथ ऑक्सीजन जो है वो हल्का सा उस पर रुकेगी, ठीक है, हल्का सा उसके ऊपर रुकेगी। तो ऑक्सीजन गैस जब उस लिटमस पेपर पे, चाहे वो ब्लू हो लिटमस पेपर या रेड हो, उसको गीला कर लिया जब आपने और फिर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे जब आप, तो लिटमस पेपर को कुछ भी नहीं होगा। यानी कि ना तो ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड होगा और ना ही रेड वाला लिटमस पेपर जो है वो ब्लू होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। मॉइस्ट क्यों रख रहे हैं, लिटमस पेपर को गीला क्यों कर रहे हैं, इसकी भी मैंने वजह बता दी, ताकि ऑक्सीजन गैस उसके ऊपर रुकेगी तो पता चलेगा ना। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई? स्लाइटली सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। आप एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी है, आपने नमक इसमें डाल दिया, नमक को हिलाया, क्या हुआ? नमक जो है वो डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व का आसान सा मतलब ये है कि वो गायब हो गया, आपकी नज़रों के सामने से नमक गायब हो गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे कि भाई नमक जो है वो डिज़ोल्व हो गया, या दूसरे लफ्ज़ों में नमक जो है वो सॉल्यूबल इन वाटर है। आसान सी बात है, नमक सॉल्यूबल इन वाटर है क्योंकि वो डिज़ोल्व हो गया। बात समझ आ रही है बात? ये ऑक्सीजन गैस भी क्या इसी तरह पानी में डिज़ोल्व हो सकती है? अब देखें, पानी लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है। सोचने की बात है भाई, कितनी हो सकती है एक गैस, और जो है गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व करना आसान थोड़ी है। लिक्विड में सॉल्ट को डिज़ोल्व करना तो बड़ा आसान है, क्योंकि सॉलिड जो है वो काबू भी आ जाता है आपके। गैस को कहाँ से काबू करेंगे? गैस तो रुकती नहीं है एक जगह पर, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस का डिज़ोल्व हो जाता है। वो कितना है? तकरीबन 2% बाय वॉल्यूम, 2% बाय वॉल्यूम। बहुत थोड़ी मिकदार है, बहुत थोड़ी मिकदार है ऑक्सीजन गैस की जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, ठीक है, पानी में मौजूद रह सकती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ज़रा सोचें, अल्लाह की इतनी मखलूक़ात हैं, समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में, जहाँ जहाँ पानी है कितनी सारी मखलूक़ात हैं, पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, मछलियाँ भी हैं। तो इन सबको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो पानी में ऑक्सीजन होगी तभी तो वो ज़िंदा रहेंगे। लेकिन पानी में कितनी ऑक्सीजन जा सकती है? सिर्फ 2% बाय वॉल्यूम, 2% बाय वॉल्यूम। लेकिन
इतनी थोड़ी ऑक्सीजन उस एक्वाटिक लाइफ के लिए, उस आबी हयात के लिए काफ़ी है, वो उस पर ज़िंदा रह सकते हैं। समझ में आ गई बात। व्हेल मछलियाँ जो हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती हैं, इसीलिए उनको समंदर में से सरफेस पे आना पड़ता है, और सरफेस पे आके वो बहुत सारी ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा समंदर में चली जाती हैं। 2% बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का भी मतलब बता दूँ। वॉल्यूम का मतलब टेक्निकल आसान सा है कि आप किसी भी चीज़ की लेंथ को, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ लें, उसकी ब्रेड्थ लें, उसकी हाइट लें, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लें, उसको मल्टीप्लाई करें, आपको क्या मिल जाएगा? आपको जो है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, सर पे से गुजर गई होगी, तो इसको आसान कर लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब साइज़, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीकर है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है पूरा, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब जब साइज़ है, तो हम साइज़ को किस में लें भाई? वॉल्यूम को मेजर किया जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मिलीमीटर में, ठीक है, इनमें मेजर किया जाता है, ये इसके यूनिट्स हैं। लेकिन जब परसेंटेज की बात की है, जब परसेंटेज की बात की है, तो इसको ज़रा समझिएगा। उसने परसेंटेज का है बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2% है। अब यहाँ पर इसमें पानी है पूरे बीकर में, और ये सपोज करते हैं ये हमने इस पानी के पोर्शन बना दिए। हर पोर्शन जो है वो 1% है, हर पोर्शन जो है वो 1% है, और आखिरी पोर्शन जो है वो 100% है। अब अगर कोई आपसे पूछता है भाई ये पानी को आपने 100 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लिया इस पानी को, और एक पोर्शन 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे भाई 1% साइज़ ये ले लो, 1% साइज़ ये ले लो। तो ये जो साइज़ बन रहा है ना, ये जो साइज़ बन रहा है, इतने साइज़ में ऑक्सीजन मौजूद है। बस ऑक्सीजन जो है वो इसके पूरे इतने साइज़ को ही कवर कर सकती है, दैट्स इट। समझ में आ गई बात। लेकिन ये मत समझिएगा कि पानी के सिर्फ इतने पोर्शन में, इसी जगह पे ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी। नहीं, ऑक्सीजन गैस पूरे में मौजूद है, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए एक कोना लिया है सिर्फ, समझ में आ रही है बात। तो आप कह सकते हैं कि 100% पानी के अंदर 2% जो है वो 100%, और आसान करें तो 100% पानी जो आप लेके आते हैं, उस 100% पानी के अंदर जो है वो 100% पानी नहीं होता, बल्कि उसमें 2% ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है भाई। ये भी हो गया, और ये एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत होती है। मिटा दूँ इसको। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या बात है? गैशियस ऑक्सीजन का कह रहा है डेंसिटी, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सीजन गैस जो है वो 1.1 टाइम्स डेंसर है, डेंसर देन एयर, डेंसर देन एयर, तकरीबन 1.1 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है गुना, गुना नहीं, गुना, 2 गुना। ये दुगना है, इसको हम कहते हैं दुगना, कहते हैं ना दुगना। दुगना का क्या मतलब होता है? डबल, 1 गुना ज़्यादा है, ये मतलब डबल है, ठीक है। आप अगर 2 किलो दूध लेके आते हैं, तो आप कहते हैं भाई कि मेरे पास जो है इससे दुगना जो है वो दूध मौजूद है, इससे ज़्यादा दूध मौजूद है, तो इसको टाइम्स कहते हैं, गुना। तो 1.1 टाइम्स डेंसर है ऑक्सीजन गैस देन एयर, एयर से दुगनी से भी ज़्यादा ये भारी है, ये कसीफ है, ठीक है ना, ये डेंसर है। इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब सर्च बार पर लिखिए डेंसिटी बाय, रटना नहीं, समझना है आपको, डेंसिटी वाली वीडियो मिल जाएगी। और क्या है इसके अंदर? अब चलते हैं इसके ज़रा बॉइलिंग पॉइंट, और ये लिक्विफाई हो सकती है, लिक्विफाइज। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है इसलिए लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको ऑक्सीजन गैस को ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करें, ठंडा करें, ठंडा करें, डीप फ्रीज़र में रख दें, उसका टेम्परेचर गिराते रहें, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -10, -50, -100, -150 और -183। ये वो टेम्परेचर है -183, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जाके वो ऑक्सीजन जो गैस थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड ऑक्सीजन बन जाएगी। और अगर मज़ीद आप ठंडा करते रहें तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है ना, लिक्विड्स को जब हम और ठंडा करते हैं
तो क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे लिक्विड्स जो है वो सॉलिड बन जाते हैं। तो आपने इस गैस को पहले लिक्विड बनाया -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मज़ीद इसको ठंडा करते रहे तो फाइनली -225 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि -225 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑक्सीजन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉलिड ऑक्सीजन बन जाएगी। अच्छा, हो गई भाई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नोट कर लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, मिटा दूँ इसको। अब थोड़ा टिपिकल काम आ रहा है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है वो डेंजरस हैं, और उसके बाद ऑक्साइड्स की बात होगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा केमिकल डिटेल है। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, और ऑक्सीजन जो है वो अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या होता है? ठीक है, तो पहले मेटल्स के साथ देख लें। मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास इसमें 2 केसेस हैं। कैल्शियम के साथ अगर ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी, आपको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, उसके नतीजे में क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है भाई। और अगर आप जो है वो लिथियम के साथ Li, लिथियम का सिंबल है, 4 मोल लेने पड़ेंगे लिथियम के, लिथियम के साथ ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करेंगे, दोबारा हीट देंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा? लिथियम ऑक्साइड बनेगा। लिथियम ऑक्साइड बनेगा। ये केमिकल नेम जो है ना, इनको अच्छे से लिखें, नोट करें, ठीक है, और याद करें, ये बहुत ज़रूरी है। नॉन मेटल्स के साथ देखते हैं, तो नॉन मेटल्स में हमारे पास जो है वो सल्फ़र है। मेटल्स में हमारे पास क्या आता है, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कैल्शियम और लिथियम। लिथियम। नॉन मेटल्स में हमारे पास सल्फ़र है और कार्बन है। तो पहले देखते हैं सल्फ़र के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इसको इग्नाइट करना पड़ेगा, ठीक है, और इससे बनेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। और अगर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पर भी आपको इग्नाइट करना पड़ेगा, मतलब जलाना पड़ेगा इसको। जलाना पड़ेगा, और इससे क्या चीज़ बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है भाई। अदर कंपाउंड्स में हमारे पास मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है। यहाँ लिख देता हूँ क्या है। मीथेन गैस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन गैस को, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं H2S के साथ, और फेरिक सल्फाइड के साथ या आयरन सल्फाइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। 3 इक्वेशंस बनेंगी, नोट करते रहिए। और इसके आखिर में मैं आपको हीट देना किसी चीज़ को, इग्नाइट करना या कंबस्शन, इसको भी ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर मीथेन गैस को जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? कंबस्शन का प्रोसेस होगा, ये मत भूलिएगा, कंबस्शन। कंबस्शन बर्निंग का प्रोसेस होगा यहाँ, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा, H2, गैशियस वाटर वेपर्स बनेंगे, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करेंगे हम, तो 3 मोल ऑक्सीजन के लेंगे, कंबस्शन का प्रोसेस होगा। अगेन डिटो कर रहा हूँ, समझ जाइएगा, कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी प्लस वाटर बनेगा, 2 मोल वाटर के बनेंगे। यहाँ भी गैशियस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर्स की शक्ल में होगा। अगर आयरन सल्फाइड के साथ, जिसको फेरिक सल्फाइड भी कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में,
इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे 7 मोल आपको ऑक्सीजन के चाहिए। यहाँ पर कंबस्शन नहीं, यहाँ पर आपको इसको हीट देना पड़ेगा और उसके नतीजे में जो है वो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। 2 मोल बनेंगे उसके फेरिक ऑक्साइड। ठीक हो गया भाई, फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर ये हीट देना किसी चीज़ को, इग्नाइट करना किसी चीज़ को, और कंबस्शन या बर्निंग करना किसी चीज़ को, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। हीट का मतलब है कि आप उसको गर्मी पहुँचाएँ। अब गर्मी पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उसको आग लगा दें। हमारे घरों में वो इलेक्ट्रिक अवन भी तो होते हैं ना, माइक्रोवेव अवन, उसमें क्या होता है, चीज़ें गर्म होती हैं, कभी आग लगती हुई देखी है उसमें? नहीं। तो चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्त्री या आयरन जो होती है, घरों में कपड़े प्रेस करते हैं, वो भी गर्म होती है, कभी उसमें आग निकलती हुई देखी है? नहीं। तो आपको हीट पहुंचाना है, यानी कि गर्म करना है बस, आग नहीं लगानी। इग्निशन या इग्नाइट का क्या कॉन्सेप्ट? इग्नाइट स्पार्क होता है ना, शोला, एक स्पार्क, इसको कहते हैं चिंगारी। बारबेक्यू मेरे ख्याल में सभी ने किया होगा, वहाँ जो कोयला होता है जिस पे बारबेक्यू आइटम बन रहे होते हैं, उसमें देखें चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, स्पार्किंग हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड इग्निशन। मतलब हल्का सा स्पार्क देना किसी को। आग लगाने की ज़रूरत नहीं कि आप जो है वो माचिस की तीली लेके बैठ जाएं जला के, चलो भाई रिएक्शन करवाना, नहीं, सिर्फ इग्नाइट करना, हल्का सा स्पार्क चाहिए। ठीक है, सल्फ़र और ऑक्सीजन गैस को, तो ये आपस में रिएक्ट कर देंगे। अगर आपने ज़्यादा हीट प्रोवाइड की तो फिर वो कंबस्शन हो जाएगा। कंबस्शन में होता है जिसमें आप ठीक ठाक आग लगा देते हैं, ठीक है, आग जलाते हैं बाकायदा। तो यहाँ पर मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस के लिए कंबस्शन, इनको बर्न करना पड़ेगा आपको। कंबस्शन मतलब बर्निंग प्रोसेस। तो तीनों का फ़र्क आपको समझ में आ गया। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी। अब चलते हैं ऑक्साइड्स की तरफ। ये ऑक्साइड्स की मिटा दूँ? इसके लिए पेपर ज़रा जो है आप लैंडस्केप में ले लें, यानी कि इस तरह से, यूँ नहीं, इस तरह से लैंडस्केप पेपर, क्योंकि मैं नक्शा बनवा दूँ वो मैं लाजमी बनवाता हूँ ताकि उसमें आपको सहूलत हो जाती है, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं इनको तो हम बाद में देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन आप कर लें पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। वैसे तो और भी हैं क्लासेस, गूगल पे देखेंगे तो आप कई किस्मों की मिलेंगी, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिंपल क्लासिफिकेशन जो कि आपके सिलेबस की हद तक है उसको ले रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स आ जाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स। नंबर 2 पे हमारे पास पर ऑक्साइड्स आ जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो सुपर ऑक्साइड्स आ जाते हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास सब ऑक्साइड्स आ जाते हैं, सब ऑक्साइड्स। ठीक है, बना रहे नक्शा? ये नक्शा बनाना ज़रूरी है। अब ये जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं ये 4 कैटेगरी की हैं। इनको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये 4 कैटेगरी इसके अंदर हो गई। ठीक है भाई। पर ऑक्साइड्स के साथ ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड्स के साथ ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सब ऑक्साइड्स के साथ ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इनमें भी मौजूद है लेकिन इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। अब ये जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं और एसिडिक ऑक्साइड्स हैं ना, इनको भी हम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। बेसिक ऑक्साइड्स, बल्कि ये जो हमारे पास कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इनको ले लें, ये आपको परेशान करेंगे। विद बेसिक्स, विद बेसिस के साथ रिएक्ट, विद एसिड्स, एसिड्स के साथ अगर रिएक्शन हो तो क्या होगा?
विद एसिड्स, एसिड्स के साथ अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो हैं ये रिएक्ट करें तो क्या होगा, और विद बेसिस, अगर बेसिस के साथ ये रिएक्ट करें तो क्या होगा। ठीक है भाई, पूरी दर्जाबंदी हो गई, ये ए बी सी और ये डी। अब हमारे इसी में हमारे पास थोड़ी गुंजाइश मौजूद है, तो ऑक्साइड्स की डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये थोड़ा स्पेस है, तो ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऑक्साइड्स, जब मैं पूछता हूँ ये क्या है भाई, तो बता दीजिए कि सर ये मार्कर है, ये मत बताइए इससे लिखते हैं, नहीं ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये क्या है, ये मार्कर है। ऑक्साइड्स क्या हैं, केमिकल्स हैं, आसान सी बात। जो भी चीज़ें आप देखते हैं, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वाटर है, कुछ भी है तो केमिकल ना, पहली इब्तिदा तो उसकी यही है ना, है तो केमिकल। तो ऑक्साइड्स भी केमिकल्स हैं, पहली बात। अब केमिकल्स आप लिख देंगे तो फिर एग्जाम में वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो वो बोलते हैं भाई पता है या आगे बताइए। जैसे मुझसे कोई पूछे आप कौन है, मैं बोलता हूँ मैं इंसान हूँ, तो बोलेंगे भाई ये तो पता है इंसान हो यार, आगे बताओ नाम क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्साइड्स को केमिकल्स लिखेंगे तो बुरी बात हो जाएगी, तो इसका एक्चुअल नाम लिख देते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, ये बाय का मतलब होता है 2, नरी जो है मेरे ख्याल से इसको नंबर से निकला है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हुआ क्योंकि ये ऑक्साइड्स हैं ना, नाम को ज़रा समझिएगा, ये ऑक्साइड्स हैं, और ऑक्साइड्स में अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं तो एक एलिमेंट तो डेफिनेटली ऑक्सीजन होगा, दूसरा कोई और होगा। तो ये वो ऑक्साइड्स, वो कंपाउंड्स हैं जो कि बाइनरी हैं ऑक्सीजन के, जिनमें एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा कोई और भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक मिसाल दे देता हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये देखिए 2 ही सिर्फ इसके अंदर जो है वो क्या है, एलिमेंट है, एक तो डेफिनेटली ऑक्सीजन है, दूसरा एल्युमिनियम है। इसी तरह और देख लीजिए, हमारे पास जो है वो जिंक ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन एक हो गया, दूसरा जिंक हो गया। तो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ये ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन तो लाजमी होगा एक उनमें, दूसरा कोई दूसरा कंपाउंड होगा। ठीक हो गई भाई बात यहाँ पर। अब ज़रा ये जो क्लासिफिकेशन हुई है नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स और सब ऑक्साइड्स, मैंने कहा था ना इन्होंने मुझे थोड़ा सा जो है वो परेशान किया था। तो यहाँ पर अब ज़रा इसको देख लें हम कि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है इसके पीछे कोई बुनियाद तो होगी ना भाई, किसी बेस के ऊपर तो क्लासिफिकेशन होगी। आपको पता है बगैर किसी बेस के, ये मैं मिटा दूंगा, विद एसिड्स और विद बेस लिख लिया होगा ताकि यहाँ भी थोड़ा स्पेस मिले। समझ आ रही है बात। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा। पहले भी मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासेस बनाना, क्लासेस बनाना। अब क्लास एक की थोड़ी ना होती है, क्लासेस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है कि भाई इनको क्लासेस में डिवाइड किया जाए, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। समझ आ रही है बात। 5 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक आपके सामने 400-500 बच्चे आ जाएं, 5 जिसमें 5 साल के बच्चे भी हैं और 15 साल के बच्चे भी शामिल हैं। सो यू नीड टू क्लासीफाई देम। अब आपको ज़रूरत है कि इनको क्लासीफाई कर दें, क्लासेस में डिवाइड कर दें, ग्रुप में डिवाइड कर दें। और स्कूल में यही होता है, नर्सरी, KG 1 2 3 इनको क्लासेस कहा जाता है। लेकिन ये जो आपने इनकी क्लासिफिकेशन की है बच्चों की, आपने देखा कि इसमें एक बेस थी, ये वो वाला बेस नहीं है, ठीक है। इस बेस का मतलब वो नहीं है केमिकल, नहीं, इसका मतलब है बुनियाद। आपने किस बुनियाद पर उन बच्चों की क्लासिफिकेशन की। यहाँ जो बेस थी वो एज थी, उम्र के हिसाब से। 5 साल के बच्चे 4 साल के उठा के उनको आपने नर्सरी में रख दिए, उससे थोड़े बड़े थे वो KG में चले गए, काइंडरगार्टन में। उससे आगे बड़े थे वो 1 में आ गए, उससे बड़े 2 में आ गए। इस तरह होते होते 9 मैट्रिक में 14-15 साल की उम्र के बच्चे वो आपने वहाँ रख दिए। तो ये क्लासिफिकेशन है, लेकिन हर क्लासिफिकेशन के पीछे कोई ना कोई बेस होती है, कोई बुनियाद होती है, ठीक है। मिटा दूँ इसको। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन इनकी की जा रही है वो सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो हज़ारों किस्मों के हैं।
बहुत सारी किस्मों के हैं। तो अब उनको ज़रूरत है कि हम उन ऑक्साइड्स को भी क्लासिफाई करें, उनको क्लासेस में डिवाइड करें, लेकिन किस बेस के ऊपर? वैलेंसी की बेस के ऊपर। वैलेंस नंबर, इसको हम कहते हैं वैलेंस नंबर, और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। इस पे मैं ज़्यादा डिटेल्ड बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो मैं ये जहन में रख के बना रहा हूँ कि ये मैट्रिक के बच्चे हैं, 9 मैट्रिक के बस। तो वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हम कहते हैं। ये होती क्या है बेसिकली? वही दोबारा जब भी मैं बात करता हूँ आपसे कि ये क्या है तो मुझे बता दीजिए ये मार्कर है। आपसे कोई पूछे कि भाई ये वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप सीधा सा एक जवाब दें, नंबर। ये एक नंबर है। क्लियर हो गई बात। अब जब ये बात पता चल गई कि वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जिसको हम कहते हैं, ये भी हम कहते हैं वैलेंसी या वैलेंसी, इस तरह भी लिखा जाता है CY के साथ, कोई मसला नहीं, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, वैलेंसी। ये क्या है? ये भी एक नंबर है। अब आप बोलेंगे सर वैलेंसी तो कंबाइनिंग पावर ऑफ एटम्स होती है, आपने वीडियो में बताया, आपने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर बेसिक्स की, उसमें आपने ये बात बताई है कंबाइनिंग पावर है। भाई पावर तो है, कंबाइनिंग पावर एटम्स की बिल्कुल है, वैलेंसी इसमें कोई शक थोड़ी है। ये वो पावर है जिसकी मदद से एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। लेकिन इस पावर को भी तो नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे ना। एक एटम के पास कितनी पावर है कंबाइन होने के लिए, कैसे बताएंगे? 2 किलो पावर है, 4 किलो पावर है? नहीं, नंबर्स की मदद से बताएंगे। नंबर्स से पता चलेगा कि हमें एक एटम के पास अगर उसकी वैलेंसी 2 आ रही है, उसकी वैलेंसी 1 आ रही है, उसकी वैलेंसी -1 आ रही है, उसकी वैलेंसी -2 आ रही है, या उसकी वैलेंसी 0 आ रही है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना जो है वो कितनी पावर रखता है कंबाइन होने के लिए, या वो कितना विलिंग है कि वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करे। बात को ज़रा समझिएगा। हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये 3 एटम मिले हैं तो पानी का मॉलिक्यूल बना है। क्या ज़रूरत थी इनको? इनकी कोई पावर तो होगी ना। तो पावर्स का सिस्टम है, कंबाइनिंग पावर। इसकी कंबाइनिंग पावर 2 हाइड्रोजन के एटम्स की और ऑक्सीजन के एटम्स की कंबाइनिंग पावर जो है वो जितनी है उसके हिसाब से ये आपस में मिल गए। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिला है, तो वहाँ पर क्या सिस्टम है? हाइड्रोजन जो है वो आखिर नोबल गैसेस जो हैं ग्रुप 8 वाली, जो आपके पेरियोडिक टेबल में बिल्कुल लास्ट में आती हैं, हीलियम, जिनोन, और क्या कौन कौन सी हैं? हीलियम है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है और नियॉन है। ये 5 नोबल गैसेस हैं, या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या ज़ीरो गैसेस भी कहते हैं। उस ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। बिल्कुल पेरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे यहाँ कोने में बनी हुई है। ये उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा या हाइड्रोजन रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, सोचने की बात है। उनकी कंबाइनिंग पावर कितनी है? तो कंबाइनिंग पावर की बेस के ऊपर ही एटम्स आपस में मिलते हैं, और कंबाइनिंग पावर्स को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में आ रही है बात? ये मैंने वैलेंसी इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इससे हटना नहीं चाहता। ये वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पहली बात, ये एक नंबर है। ये एक नंबर है। ये नंबर आपको बताता है कि ये किसके साथ मिलेगा। ये नंबर आपको बताता है कि ये किसके साथ मिलेगा। ठीक है, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या वैलेंस नंबर कहते हैं। किसी एलिमेंट के, ये जो बातें बता रहा हूँ ना, वीडियो रोक रोक के इसको लिखें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लिख नहीं सकता, इसलिए बता रहा हूँ आपको। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर या उसका वैलेंस नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? अब मिसाल देने की ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे मिटा दूँ इसको। सोडियम को ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड है ना। ये सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में मिले हैं। इसकी वैलेंसी क्या है? इसकी वैलेंसी क्या है? इसका वैलेंस नंबर क्या है? इसका वैलेंस नंबर क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स के पास जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। सोडियम के पास आपको पता है कि सोडियम के पास जो है इलेक्ट्रॉन 11 हैं मिलने से पहले, प्रोटॉन भी 11 हैं। न्यूट्रॉन को हम नहीं ले रहे अभी, उसका टॉपिक नहीं है यहाँ पर। क्लोरीन को अगर देखें मिलने से पहले, आपस में इनके मिलने से पहले
क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं और प्रोटॉन भी 17 हैं मिलने से पहले। अब जब ये मिले हैं, मिलने के बाद जब NaCl बन गया, ये फार्मूला यूनिट बन गया, ये मॉलिक्यूल तो नहीं है, फार्मूला यूनिट है, जब ये बन गया तो हुआ क्या इनके दरमियान? इनके दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सवाल ये पैदा होता है कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के पास ही क्यों गया? क्योंकि इनकी कंबाइनिंग पावर्स मैच कर रही थी, इनकी वैलेंसीज मैच कर रही थी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कर रही थी, इनके वैलेंस नंबर मैच कर रहे थे। और वैलेंसी की एक और डेफिनेशन भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, देखिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे लिखनी पड़ेंगी आपको वीडियो रोक रोक के। वैलेंसी का एक और कॉन्सेप्ट भी है जिसको हम कहते हैं द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल डेफिनेशन है वैलेंसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। लास्ट शेल के अंदर आप देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, वो उसकी वैलेंसी होगी। अब मैं ज़रा इसको बनाता हूँ सोडियम को। यहाँ पर देखें सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्टेट रूल के मुताबिक। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8 आ गए, 11 है ना। पहले शेल में सिर्फ 2 ही आ सकते हैं, दूसरे शेल में और उसके बाद वाले शेल्स में 8 8 आ सकते हैं। ये रहा, ये सोडियम की का स्ट्रक्चर आ गया आपके सामने, देख लीजिए। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन है ना, मिला नहीं है अभी ये। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। और ये तीसरे शेल में ये आ गया अकेला। मैंने क्या वैलेंसी को कह रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर का मतलब यहां पर तादाद है, तादाद, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद। सोडियम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? 1। इनको नहीं देखेंगे, ये वैलेंस शेल नहीं है, दूसरा और पहला और दूसरा। वैलेंस शेल होता है लास्ट शेल। तो लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही अनपेयर्ड है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी है? इसकी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब इसकी कंबाइनिंग पावर 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। समझ में आ रही है बात? अब क्लोरीन को जरा करते हैं, हम देख रहे हैं ना आखिर केस स्टडी के तौर पे क्लोरीन के साथ ही क्यों मिल रहा है भाई? क्या इनकी कंबाइनिंग पावर्स मैच कर रही हैं? क्लोरीन की तरफ चलते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने रह गए? 7। तीसरे शेल में अब जो ये 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो आप ऐसे नहीं रखेंगे, मैंने तरीका बताया है बेसिक्स में। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, पहले इस तरह से इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनको पेयरिंग कर दें किसी के साथ भी। ये मैंने एक इसके साथ लगा दिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब मुझे बता दीजिए ज़रा क्लोरीन का वैलेंस शेल कौन सा है? लास्ट शेल, यानी कि थर्ड शेल। और वैलेंस शेल और लास्ट शेल या थर्ड शेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? ये पेयर्ड है, पेयर मतलब 2, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये अनपेयर्ड है। सोडियम के साथ क्या था? एक ही इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड। क्लोरीन के साथ क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई क्लोरीन की? इसकी भी 1 हो गई। कंबाइनिंग पावर इसकी भी 1, कंबाइनिंग पावर इसकी भी 1। ये वजह है इनकी कंबाइनिंग पावर्स मैच कर रही हैं, तभी ये जाके आपस में मिलेंगे। इसकी वैलेंसी प्लस होगी, +1, इसकी वैलेंसी -1 होगी। वजह क्या है? क्योंकि ये सोडियम जब क्लोरीन के पास जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो ये सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितने बच जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन के बजाय कितने बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, वो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा +1। समझ आ रही है बात? क्लोरीन की क्या पोजीशन है कि जब ये दोनों मिले, क्लोरीन, मैंने बताया ना क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी -1 क्यों हो रही है? उसकी वजह ये कि इसके ये क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये देखें, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 18। प्रोटॉन कितने रह गए? 17 क्लोरीन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, वो अपनी डोमिनेंसी शो करेगा -1 करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आई? ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वैलेंसीज, इनका ताल्लुक वैलेंस शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ है।
ये क्लासिकल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, पुरानी, जो किसी हद तक तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में काम होता गया और एडवांस आगे चलते गए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मज़ीद इसको एडवांस किया, तो फिर कई जगहों पर ये मेथड जो है वो चला नहीं, ये ऑक्टेट रूल भी नहीं चला, इनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, ये मेथड चल नहीं पा रहा था, एक हद तक चल रहा था, ठीक है। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल भी है, तो नज़दीक के एरिया के लिए आप जब थे, नज़दीक जाते थे, साइकिल थी, काम चल रहा था। अब जब दूर दूर जाना पड़ रहा है तो आपने मोटरसाइकिल ले ली, क्योंकि दूर का डिस्टेंस है। लेकिन जो साइकिल अभी भी रखी हुई है आपने, क्योंकि पता है आपको नज़दीक का डिस्टेंस जो है वहाँ भी तो जाना है, उसके लिए मोटरसाइकिल की क्या ज़रूरत है, साइकिल पे चले जाएंगे। तो बात यही है कि ये जो क्लासिकल मेथड भी है, ऑक्टेट रूल और ये सब कुछ, ये भी किसी हद तक आपको फ़ायदा देते हैं, इसीलिए ये एजुकेशनल ग्राउंड में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। अब चलते हैं, मैंने किस चीज़ के ऊपर, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट किसी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ तो मैं अब ये रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कम से कम 2 से 3 दफ़ा मेरी वीडियो देखें आप, तब जाके आपको समझ में आएगी पूरे तरीके से बात, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स की तरफ चले, मैंने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। तो ये 4 जो क्लासेस बनाई गई हैं ऑक्साइड्स की, ये किस बेस पर बनाई हैं? बच्चों की जो क्लासेस बनाई थी वो उनकी उम्र की बेस के हिसाब से बनाई थी। यहाँ जो क्लासिफिकेशन बनाई है वो किस बेस पर बनाई है? यहाँ पर इसकी बेस क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंस नंबर, वैलेंस नंबर, इसकी बेस के ऊपर जो है वो किसकी? ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंस नंबर किसका? ऑक्सीजन का। और मैंने ये बात भी बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर या उनका वैलेंस नंबर 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा होता है। अब ये बात डिस्टर्ब कर रही होगी, 1 से ज़्यादा होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है कुछ का, ये अब बहुत इन डेप्थ बात है जो कि अभी मैं फ़िलहाल नहीं समझा सकता। ऑक्सीडेशन नंबर आपको समझ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, सिंपली समझ में आ गया। अगर सपोज करते हैं ये जो क्लोरीन है, ये रहा ना क्लोरीन, इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैलेंसी या वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। अगर यहाँ पर ये जो पेयर बना हुआ है, सपोज करते हैं पेयर बना हुआ है, ये पेयर ख़त्म होकर ये अलग अलग हो जाता है, अब क्या करेंगे भाई? देखें ये भी तो पॉसिबल है ना, ये जो पेयर बना हुआ है अगर ये अनपेयर्ड हो जाए तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3। अब आप बोलेंगे यार इसका ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंस नंबर तो, लेकिन हर क्लोरीन के एटम में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। कुछ क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो ये वैलेंसी शो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, वैलेंस नंबर शो कर रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई ना, है क्लोरीन ही। बात समझ आ रही है? और कुछ क्लोरीन के एटम्स के अंदर नॉर्मली आपको एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो एग्जैक्टली, और ये कब ऐसा होता है? अकेले एटम्स नहीं करते, जब ये एटम्स किसी के साथ मिलते हैं वहाँ पर ये काम करते हैं। समझ में आ गई बात? वहाँ पर ये काम करते हैं कि कभी कभी अपनी नेचर से हट जाते हैं, डिफरेंट बिहेव करते हैं। कभी तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला नज़र आता है, अनपेयर्ड होता है, कभी मिलते हुए ये पेयर ख़त्म कर देते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अनपेयर्ड कर देते हैं, वैलेंसी 3 कर लेते हैं। कभी कभी वैलेंसी ये 5 भी कर लेते हैं, ऐसा होता है। नाइट्रोजन को अगर देखें आप, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंसी कितनी सारी है? +6 तक है। सल्फर के अंदर +6 तक जाता है, +6। अब सल्फर का आप वैलेंस शेल देखेंगे तो नॉर्मली ऑक्टेट रूल के मुताबिक उसमें आपको 2 ही सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन जो है हमारा, उसकी वैलेंसी भी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा इसके अंदर। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं डिटेल में चला गया, नहीं डिटेल में तो गया ही नहीं हूँ अभी, ये ऊपर ऊपर की बातें बताई हैं सिर्फ, और वो उन्हीं से आपका जहन जो है ना वो घूम रहा होगा, कल्टियाँ खा रहा होगा। दोबारा देखिए इस वीडियो को, बैक कीजिए, तसल्ली से देखिए, अकेले बैठिए। केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं अगर, तो रटना चाहते हैं तो नोट्स उठाएं भाई, रटना शुरू कर दें, पेपर दें, पास हो जाएं, एंट्री टेस्ट में मुंह लटका के वापस आ जाइएगा फिर।
तो यहां पर अब वैलेंसी जो है, वैलेंसी वैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, एक तो ये रहा, -1 एक ये रहा, -0.5 या इसी को हम कहते हैं -1/2, ये आधा, और 0, या तो ऑक्सीजन की वैलेंसी या वैलेंस नंबर जो है वो -2 है। अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन के पास -2 है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। बनाते हैं इसको, ये रहा ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कितने बचे, अब 2 बचे। किसी के साथ भी पेयरिंग कर दें, मैं ये टॉप वाले के साथ और बॉटम वाले के साथ पेयरिंग कर दी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। पेयरिंग आप शुरू करेंगे 5वें इलेक्ट्रॉन से, ये बात मत भूलिएगा, पेयरिंग कब शुरू करेंगे, 5वें इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक ये रहा और एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो इस हिसाब से -2 इसकी वैलेंसी हो गई, -2 इसकी वैलेंसी हो गई। अब -2 ही क्यों हुई, वहां +1 क्यों हुई थी सोडियम की, याद है? क्लोरीन जो है -1 क्यों हुई थी, याद है? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया था इसीलिए +1 हो गई, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक लिया था इसीलिए उसकी -1 हो गई थी। अब यहां पर भी इसके ऊपर अगर -2 में इसकी वैलेंसी कह रहा हूं तो समझ जाइए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास गुंजाइश है, ये पेयर बनाएगा अपना, और जब पेयरिंग करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब ये तो एक वैलेंसी हो गई, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स जो है इनकी वैलेंस, इसमें मौजूद ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ठीक है, और नॉर्मली ऑक्सीजन की वैलेंसी यही होती है। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की वैलेंसी, जैसे मैंने क्लोरीन की मिसाल देके समझाई थी कि भाई एक पेयर अगर टूट गया उसका, तो फिर क्या, पहले एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, अब जो एक पेयर था वो भी अलग अलग हो गया तो वो भी अनपेयर्ड हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड क्लोरीन के हो गए तो आप क्या कर लेंगे, 5 हो गए तो क्या कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन के साथ भी ये पोजीशन बन सकती है, -1 भी इसकी वैलेंसी हो सकती है। पर ऑक्साइड्स जो हैं इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 है। अभी देखते हैं डिटेल में सारी। और ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं इनके अंदर वैलेंसी 0.5। अब यहां पर आपका दिमाग घूमेगा, ये 0.5 -1/2, आप बोलेंगे सर ये क्या आधा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। ये देखें, -0.5 का क्या मतलब है, आधा। क्या आधा, एक इलेक्ट्रॉन जो पहले ही अनपेयर्ड था, क्या वो एक इलेक्ट्रॉन आधा हो गया? नहीं, ये नहीं, अभी नहीं। यहां पर फिर कॉन्सेप्ट जनरेट होता है पोलर कंपाउंड्स का। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ग्रिप है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, अगर नहीं है तो अभी लिखिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बाय रटना नहीं, समझना है यूट्यूब के ऊपर। मेहनत कीजिए भाई, केमिस्ट्री मेहनत मांगती है, ऐसे थोड़ी ना समझ में आती। निकालिए वो वीडियो देखिए, 30 मिनट्स की वीडियो जिसमें मैंने पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, पोल्स क्या होते हैं, चार्ज क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कौन से कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, इसके पीछे क्या कनेक्शन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्या बताते हैं, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। केमिकल बॉन्डिंग की इस पुरानी बुक की हर टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, आप सिर्फ टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिखें, बाय रटना नहीं, समझना है, आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। ये जो -0.5 का कॉन्सेप्ट है इसकी वैलेंसी का, ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैलेंसी या वैलेंस नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने बेसिक्स में एक छोटी सी वीडियो बनाई है बच्चों के लिए, वो देख लें आप। लेकिन इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो जो है, जिसको वाकई डिटेल्ड वीडियो कहते हैं, वो मैं बाद में बनाऊंगा तसल्ली से। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आना चाहिए आप। जीरो वैलेंसी, ऐसा कोई ऑक्सीजन के अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। जी जनाब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचा ही नहीं, पेयर्ड हो गए। किस सेंस में हो गए, ये दो चीज़ें अभी आपके लिए क्वेश्चन मार्क के तौर पे मैं छोड़ रहा हूँ, इनको बाद में देखेंगे। अब ज़रा चलते हैं इनकी तरफ। ये बेसिक नॉर्मल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड्स हो गए, सुपर ऑक्साइड्स, सब ऑक्साइड्स, जीरो वैलेंसी। एक तो मैंने बता दिया कि इस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन इनकी हो रही है। एक और बेस भी है जिसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनकी। मिटा दूं इसको।
आप चाय बनाना चाहते हैं, आपको पता है चाय बनाने के लिए क्या करेंगे आप, चीनी पत्ती दूध और पानी लेंगे, यही लेंगे ना भाई। अब सिर्फ चीनी पत्ती दूध और पानी मिलाने से चाय थोड़ी ना बनेगी। कैसे नहीं बनेगी सर? बनेगी बिल्कुल। अच्छा तो ले आइए फिर, एक ट्रक चीनी ले आइए, 1 चम्मच पानी ले लीजिए, 1 जग दूध ले लीजिए और 2 चम्मच चीनी ले ली, वो ले लें। 1 ट्रक आपने क्या ले लिया? चीनी, और 1 चम्मच पानी लिया है, 1 कप जो है वो दूध लिया है, चाय बन जाएगी। आपने तो कहा था भाई चीनी पत्ती दूध और पानी मिलाने से चाय बन जाती है, मिला लीजिए इनको। 1 ट्रक चीनी है, इसका मतलब मिकदार भी है, कोई क्वांटिटी भी है ख़ास, आपने उसको भी देखना होता है। ऐसे नहीं कर सकते आप 4 चीज़ों को मिला तो रहें लेकिन उनकी मखसूस मिकदार है, स्पेसिफिक क्वांटिटी है, उससे आप हट नहीं सकते। इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तो जब ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि बेसिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक ऑक्साइड्स को मैं लेता हूँ। यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है जिसके साथ आप सोडियम को रिएक्ट करवा रहे हैं और इससे क्या बन रहा है? ये बन रहा है। लिथियम को ले लेते हैं, लिथियम की मिसाल अच्छी है, ठीक है। लिथियम को हमने पहले भी देखा था यहाँ पर कि लिथियम जो है वो रिएक्ट करेगा इसके साथ। ये हमारे पास कहाँ गई भाई वो मिसाल? हमारे पास लिथियम, लिथियम कहाँ गया? आ जाओ यार, कहाँ देखा था? लिथियम ऑक्साइड मैंने बनाया भी था, हाँ सही, अभी देखते हैं, मिल जाएगा। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। 4Li+O2, ये लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इससे क्या बन रहा है? Li2O बन रहा है, लिथियम ऑक्साइड बन गया। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की मिकदार आप बढ़ा दें, यहाँ पर देखें आपको ये मिकदार, फार्मूला चेंज नहीं होगा लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा दें, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कर दें इसके अंदर, चीनी पत्ती दूध और पानी की मिसाल देके मैंने समझाया था, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का कर दें नॉर्मल से हट के, तो पता है लिथियम मौजूद है, ऑक्सीजन आपने ज़्यादा मिकदार में रखी है, ज़्यादा मिकदार में रखी है, तो इससे जो है वो फिर लिथियम ऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कुछ दूसरी चीज़ बनेगी। समझ में आ गई बात? उसमें कोई दूसरी चीज़ अब बन जाएगी क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन अब आपने रखी है। इस बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन होगी, पर ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन इसी बेस के ऊपर होती है, ये मत भूल, इस बेस पर भी होती है पर ऑक्साइड्स की। इसमें ऑक्सीजन जो आप रिएक्ट करवा रहे हैं उसकी मिकदार का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने मिकदार जो है ऑक्सीजन की बढ़ा दी नॉर्मल से तो कोई और चीज़ बन जाएगी, अगर आपने मिकदार घटा दी ऑक्सीजन से तो कुछ और चीज़ बन जाएगी। एक और एग्जाम्पल देख लें, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन गैस है, इसके साथ क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। इसी ऑक्सीजन की मिकदार अगर हाइड्रोजन गैस के साथ आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर पता है क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड कहलाता है, H2O2 ये बन जाएगा। किया क्या है? सिर्फ मिकदार ही तो बढ़ाई है ऑक्सीजन की। इसी तरह मिकदार घटा के आप कोई और कंपाउंड भी बना सकते हैं। पहले केस के अंदर पानी बना, दूसरे केस के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, ये सिरप है, मेडिसिन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और यहाँ पर भी यही सिस्टम है, परऑक्साइड्स जो हैं इनके अंदर भी हम यही करेंगे, और ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा के देखेंगे, वही चीज़ें होंगी लेकिन कोई नई चीज़ बनेगी। और सब ऑक्साइड्स के अंदर भी बहुत, अब बढ़ाएंगे नहीं ऑक्सीजन की मिकदार को बल्कि ऑक्सीजन की मिकदार को बहुत थोड़ा रखेंगे, तो वही चीज़ें होंगी लेकिन कोई और चीज़ बनेगी। आई बात समझ में? तो अगली बेसिस जो है ये अभी अगली क्लासिफिकेशन इसी बेस के ऊपर आ रही है। चलें अब आगे चलते हैं, इसको ज़रा निपटाऊँ। नॉर्मल ऑक्साइड्स करें। आपको लग रहा होगा कि सर आपने हमारा सर घुमा दिया है। आप यकीन कीजिए कि मैंने अभी आपको केमिस्ट्री की ABCD भी नहीं बताई है। केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ख़ास तौर पे बेसिक्स जो हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब ज़रा जल्दी जल्दी चलूँगा मैं। देखिए ज़रा, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, वैलेंसी बता चुका हूँ। इसके अंदर सब हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी हम देखते हैं बेसिक ऑक्साइड्स की। ए, बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। इसमें सबसे पहले ये किससे बनेगा? ये बेसिक ऑक्साइड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल्स के साथ।
ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे। बेसिक ऑक्साइड्स क्या है मैं बताता हूँ अभी, पहले एग्जांपल यहाँ पे लिख लूँ। जैसे कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है तो इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है सोडियम ऑक्साइड 2Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है इससे, ठीक है। और अगर जो है वो लेड जो है Pb, लेड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इससे क्या बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है PbO, लेड ऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, तो इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड्स बने हैं ये नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सब के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 -2 -2 ही चल रही है, ठीक है भाई। अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो ये मेटल ऑक्साइड्स हमने बना लिए। अब ज़रा इन मेटल ऑक्साइड्स का रिएक्शन भी देखेंगे। मेटल ऑक्साइड्स जो है अगर इनको सॉल्यूबल इन वाटर हैं, ये सॉल्यूबल इन वाटर, अगर इन मेटल ऑक्साइड्स को हम पानी में डालते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड अगर इसको पानी में डालें तो क्या होगा, और कैल्शियम ऑक्साइड है अगर इसको हम पानी में डालें तो क्या होगा। ये सॉल्यूबल है इन वाटर। अब इस नाम पे बात आएगी कि इनका नाम बेसिक ऑक्साइड्स क्यों रखा गया। तो सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बेस बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब आप पानी में डालें तो वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करें। एसिड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जब इनको पानी में डालें तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें। ये बेस की और एसिड्स की शॉर्ट सी डेफिनेशन है, किसी हद तक काम दे जाती है। तो जब आप इन ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी के अंदर क्या बनेंगे, ये बेस बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। अगर इन्हीं को आप जो है वो रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये भी नॉर्मल ऑक्साइड है, इसको आप रिएक्ट करवाते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या बनेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड इसको अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा। यहाँ पर हमने देखा था कि पानी में डिसॉल्व कर रहे थे, अब इन ऑक्साइड्स को हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है भाई। MgCl2 और H2O वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। और कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3O2 + H2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर बेसिक ऑक्साइड्स को 3 हेडिंग्स के अंदर हमने ले लिया। पहला किस में देखा हमने कि ये बेसिक ऑक्साइड्स बन किस तरह रहे हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर ये बेसिक ऑक्साइड्स हमें मिल रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर हम इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करके देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, तो सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में रिएक्ट कर रहे हैं तो बेस बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है क्योंकि ये बेस बनाते हैं जब ये पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं। इन्हीं ऑक्साइड्स को अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इससे बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर, और कैल्शियम ऑक्साइड को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो इससे बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी एक सॉल्ट है, और वाटर बनेगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड्स निमट गए, एसिडिक ऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स, ये बी आ गया। अब आप समझ जाइएगा अगर इनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं तो क्या होगा ये, कि जब इनको इन ऑक्साइड्स को पानी में डाला जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, ये एसिड्स बनाएंगे, ठीक है भाई। इनकी एग्जांपल हमारे पास, पहले इनको बना लें। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन इनको भी ऑक्सीजन के साथ ही हम रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये भी एसिडिक ऑक्साइड है।
और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स है। अब ये तीन हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों कह रहे हैं हम इनको एसिडिक ऑक्साइड्स? जब इनको पानी में डालेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये सॉल्ट्स बनाएंगे। अब इनको मिला के देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में मिलाएंगे H2O, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम पानी में मिलाएंगे। वो एसिड रेन जो बनती है ना, वो इसी वजह से बनती है, कार्बोनिक एसिड की वजह से, अभी आ रहा है वो। और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इसका नाम है। पेंटा का मतलब क्या है, 5, पेंटा का मतलब 5, डाई का मतलब 2, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसको आप पानी में जब शामिल कर रहे हैं तो इससे भी एसिड बनेगा। ये तीनों के तीनों कौन से ऑक्साइड्स हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है भाई। और इनसे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। और दूसरा बनेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, और तीसरा जो बनेगा वो नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3, ठीक है भाई। आगे फिर ये बता रहा है कि अगर हम, ये तो हमारे पास क्या सॉल्युबिलिटी हो गई इनकी, इसी बेस के ऊपर के जब हम इन ऑक्साइड्स को पानी में शामिल कर रहे हैं तो इनसे क्या बन रहा है, इनसे एसिड्स बन रहे हैं। ये हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड, ये कार्बोनिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड, पानी में शामिल करने के बाद। आगे वो बता रहा है कि अगर इनको हम इन्हीं ऑक्साइड्स को, जैसे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो एसिडिक ऑक्साइड है, इसको अगर हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको अगर हम जो, इनको सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना, वो भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसको भी एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है। तो इससे क्या बनेगा, इससे सॉल्ट्स एंड वाटर बनेंगे। सॉल्ट्स कौन से बनेंगे यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2, वाटर बनेगा। दूसरी क्या चीज़ बनेगी, पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O, वाटर बनेगा। नोट कर लीजिए, इनको बेस के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट्स एंड वाटर बने, ठीक है भाई। आगे चलें। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये दो कैटेगरी में आ जाते हैं, मिटा दूं इसको। इनको दो हेडिंग्स में देखेंगे हम। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सी में हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स का कॉन्सेप्ट क्या था, उनको पानी में मिला रहे थे, एसिड्स बन रहे थे, एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स पानी में मिला रहे हैं, क्या बन रहा है, बेसिस बन रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। इनको जब आप पानी में मिला रहे हैं तो कभी तो ये एसिड बना रहे हैं और कभी ये बेस बना रहे हैं। जी, एम्फोटेरिक का यही मतलब होता है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि कभी तो एसिडिक नेचर रखते हैं और कभी बेसिक नेचर रखते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से हैं, इनको पहले बना लें। अगर आप एल्युमिनियम को जो है वो रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो इससे क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। और जिंक को, अब ये बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा भाई, ये इसकी वजह से मुझे इक्वेशंस को देखना पड़ता है, तो इससे जिंक ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस खुद कर लीजिएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ये जो दो ऑक्साइड्स हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये आपके बोर्ड का भी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है ऑक्साइड्स वाला, ध्यान से रखें। इसमें MCQs भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उससे क्या बन रहा है यहाँ पर, अब जो है ये बन गया हमारे पास, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं विद एसिड्स। इसमें एक हेडिंग आ जाती है विद एसिड्स। एसिड्स के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इन्हीं को, तब जाके देखें, तब आपको पता चलेगा जब इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएंगे। मैंने कहा ना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो हैं जो एसिडिक भी हैं और बेस भी हैं, बेसिक भी हैं, दोनों तरह का जो है बिहेव करते हैं। तो ये पता जब आपको चलेगा, जब आप इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे और बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो रिजल्ट देखेंगे तो क्या होगा। तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को जो है वो पहले
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। इससे बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 और वाटर बन रहा है H2। आपने देखा कि इससे सॉल्ट एंड वाटर बना है, ठीक है, ना तो एसिड बना ना बेस बना यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, अगर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करवाते हैं पानी के अंदर, इसको रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो इससे क्या बन रहा है, इससे जो है वो जिंक सल्फेट बन रहा है, जिंक सल्फेट और वाटर। ठीक हो गया भाई। एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, अब इसकी ज़रा बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो विद बेस, यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। इन्हीं को लेंगे दोबारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसको दोबारा लेंगे, जिंक ऑक्साइड। अब जो है बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ले लिया हमने, और दूसरा बेस जो है दोबारा इसके साथ भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही लिया है। इसके नतीजे में क्या चीज़ बन रही है, एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट कहलाता है ये, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी एक सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और वाटर बनेगा, ये भी एक सॉल्ट है। और सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO, सोडियम जिंकेट बनेगा और वाटर बनेगा H2O। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर इन ऑक्साइड्स को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ठीक है, और अगर इन ऑक्साइड्स को आप एसिड्स के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा है। सॉरी, शुरू में मैं सही तरह इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरे जहन से निकल गया था। तो ये बात है कि ये वो ऑक्साइड एम्फोटेरिक इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कहा जाता है कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है, और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं, मिटा दूं इसको। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ये वो ऑक्साइड्स हैं, इसमें केमिकल इक्वेशंस तो कोई भी नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो कि ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं पानी में मिक्स होने के बाद, ना एसिड्स बनाते हैं ना बेस बनाते हैं। ठीक है, इनको हम जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल H2O की है, और हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की है, NO। इसको भी अगर इस ऑक्साइड को भी पानी में डालें तो ना ये एसिडिक बिहेव करेगा, ना बेस बिहेव करेगा, ना सॉल्ट बिहेव करेगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी एक ऐसा ही ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, फ़र्क रखिएगा इनको। इनसे क्या होगा, ये देखें पानी भी एक ऑक्साइड है, ये मत भूलिएगा। तो ये जो हैं जब भी रिएक्ट करेंगे तो ना तो एसिड बनाएंगे, ना बेस बनाएंगे, ना ही सॉल्ट्स बनाएंगे। इसीलिए इनको कहा जाता है, ये कौन से हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। डी में नॉर्मल वाली कहानी ख़त्म हो गई। इसकी वैलेंसी क्या थी, -2। अब चलते हैं दूसरा, हमारे पास क्या है, अब डिटेल थोड़ी है, ठीक है ना। पर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, पर ऑक्साइड्स, इसमें वैलेंसी कितनी है, -1। ख़ास बात ये है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ख़ास बात ये है, मैंने कहा था ना, हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में आप यूज़ करेंगे तो फिर नॉर्मल ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, पर ऑक्साइड्स बनेंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी है, जैसे कि एक देख लें आप, सोडियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इससे क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है NaCl, और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है इसके अंदर,
और हमारे पास परऑक्साइड्स में एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। परऑक्साइड्स में हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, पहली एग्जाम्पल, ये भी परऑक्साइड है। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम BaO2, BaO2 बेरियम ऑक्साइड है। ठीक है, और तीसरी हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये परऑक्साइड्स कहलाते हैं। इन सब के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको -1 नज़र आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें -1 नज़र आएगा। और ये बना किस तरह सकते हैं आप, इसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत है, हायर प्रोपोर्शन देन नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स की तरफ चलते हैं, मिटा दूं इसको। सुपर ऑक्साइड तीसरी कैटेगरी, इसमें वैलेंसी जो है वो 0.5 है और -1/2 ऑक्सीजन की ये होगी, -1/2 या -0.5। इसमें भी हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन सी है। इसको बनाने के लिए भी, सुपर ऑक्साइड्स को बनाने के लिए भी जो है आपको मोर ऑक्सीजन देन परऑक्साइड्स। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर MCQs में आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा मिकदार वाली ऑक्सीजन कौन सी होती है, वो सुपर ऑक्साइड्स होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो परऑक्साइड्स का आता है, उसके बाद जो नंबर आता है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स का आता है। इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट शामिल हो रहे हैं सुपर ऑक्साइड्स में? पोटेशियम और रुबिडियम ही सिर्फ शामिल हैं, पोटेशियम एंड रुबिडियम, ये दो मिसाल है मेरे ख्याल में, और सीजियम भी है इसमें, CS। ये 3 एलिमेंट हैं अभी तक हमारी नोटिस में ग्रुप 1A के, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये जो है वो बनाते हैं क्या, ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको दे के बता देता हूँ। ठीक है भाई, कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? सीजियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, बल्कि नहीं, इनको हम कहेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और क्या है? सीजियम सुपर ऑक्साइड, CSO2, और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, RbO2। इनके नाम ज़रा याद कर लें, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। अब चलते हैं सब ऑक्साइड्स की तरफ। इसमें ऑक्सीजन की मिकदार आपको ज़्यादा नहीं रखनी, सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की मिकदार आपको बहुत ही थोड़ी रखनी है, बहुत ही थोड़ी रखनी है। ये वो कैटेगरी है सब ऑक्साइड्स। चौथी कैटेगरी सब ऑक्साइड्स, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या नज़र आएगी आपको? 0 नज़र आएगी फाइनली। ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड जो है वो लिटरली आपको उसके न्यूट्रल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 नज़र आएगी, न्यूट्रल कंपाउंड होगा ये बहुत थोड़ी मिकदार में होते हैं। एक्सट्रीमली लेस ऑक्सीजन चाहिए आपको इसके, एक्सट्रीमली लेस ऑक्सीजन, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ी मिकदार आपको ऑक्सीजन की रखनी पड़ेगी, तब जाके ये आपको सब ऑक्साइड्स जो है वो मिलेंगे। इसमें हमारे पास फ़िलहाल एक ही एग्जाम्पल है, कार्बन सब ऑक्साइड, C3O2। इसका नाम क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। बस यही एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, लेकिन बस आपकी बुक में तो यही एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, मैं भी थक गया हूँ, मुझे पता है। और अगर आप में से कोई इतना बड़ा चीता होगा कि वो अभी तक पूरी वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको सलूट करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि जिन्होंने थ्रू आउट वीडियो देखी, ठीक है, पूरी वीडियो देखी है, नॉन स्टॉप वीडियो देखी है, और लेक्चर को नोट भी किया है, इसी तरह वीडियो रोक रोक के दोबारा मेरी बात सुनी है और पूरा कॉन्सेप्ट गेन किया, वो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनको हाईलाइट करूँगा, जैसे मैं इससे पहले भी किया था, क्योंकि अप्रिसिएशन जिस हद तक मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।